खर्चा काट के 8 से 10 लाख रुपया मैं अर्न करता हूँ। 200 प्लस हैं जानवर, और बच्चों को अगर मिला जाए तो ये 70-75 बच्चे, 85 बच्चे हैं ये। अगर इनको सबको खर्चा अगर काट के 2-3 वर्कर हैं मेरे पास, इन सबको खर्चा काट के 8 से 10 लाख रुपया मैं अर्न करता हूँ। दोस्तों अभी हम लोग हैं भारत के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर में। इंदौर में एक बकरी फार्म पे है, देख सकते हैं इतना शानदार फार्म शायद ही कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। और फार्मर तो बहुत मिलेंगे, लेकिन इस तरह के फार्मर काफ़ी कम मिलेंगे। इन्होंने पहले IAS का तैयारी करते थे, UPSC की तैयारी छोड़ करके इन्होंने अभी गॉट फार्म शुरू किया है और काफ़ी समय से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये फार्म आज एस्टेब्लिश है, काफ़ी समय से। और ब्रीडिंग फार्म, इनके पास जैसे बच्चे हैं और जैसे गॉड्स हैं शायद ही कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए उनसे मिलते हैं और विशेष बातचीत उन्हीं से करते हैं। तो चलिए दोस्तों पूरा फार्म आपको घूम करके दिखाते हैं और सर से मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर? बस दया दृष्टि ऊपर वाले की। अच्छा सर, हिंदुस्तान में बकरी पालक काफ़ी हैं, लेकिन आप तरह के फार्मर काफ़ी कम देखने को मिलते हैं जो कि इतने अच्छे तरीके से और एक ब्रीडिंग सेटअप चला रहे हैं। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में घुस चुके हैं, जैसे बकरी पालन में आते हैं और लोग खरीद बिक्री का काम शुरू कर देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्रीडिंग बिना किए ट्रेडिंग कैसे पॉसिबल है? अगर जब तक ब्रीडिंग जहाँ से वो ट्रेडर्स कहीं से ना कहीं से परचेज करके तो ला रहा है जी जी, तो जहाँ ब्रीडिंग सेटअप होगा बिना ब्रीडिंग के वो ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता है। तो वो डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, अगर ट्रेडर है तो। अच्छा, तो बिना ब्रीडिंग के ट्रेडिंग हो नहीं सकता, वो किसी ना किसी फार्मर से ही खरीदना ही है। तो चलिए सर पूरा फार्म देखेंगे, अपना एक छोटा सा परिचय देते हुए अपना फार्म दिखाइए सर। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन, मालवा गोट फार्म, दतौदा जिला, इंदौर, मध्य प्रदेश में। और मेरा एक सेटअप है। शुरू में मैंने तैयारी की सिविल सर्विसेज की और स्टेट सर्विसेज का 3 बार कंसेक्यूटिव इंटरव्यू दिया मैंने। अच्छा अच्छा। और तीनों बार मार्जिनली मिस हुआ, जिसके वजह से उसके बाद मुझे लगा कि उसमें मेरी दिशा कोई और है और कहीं निशाना कहीं और है। बिल्कुल। तो मैंने उसको दूसरे दिशा में मोल्ड करने की कोशिश की और उसके बाद हम फिर आए अपना एक बकरी पालन, जो प्लान बी मेरा था, बकरी पालन में आए और सीधे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में गए और वहाँ से जाके हमने ट्रेनिंग हासिल किया और ट्रेनिंग CIRG। और उसके बाद फिर आके हमने बकरी पालन का काम शुरू किया। शुरुआत में हमने छोटे स्तर से ही किया और आज अभी तकरीबन 270 जानवर मेरे पास हैं। अभी यहाँ पे 270 जानवर, जिसमें बच्चे कितने हैं और मदर गोट कितनी है? तकरीबन 80-85 बच्चे हैं जी इस ब्रीडिंग सीजन के, और उसके बाद फिर मदर गोट्स हैं। अच्छा, इस सीजन में मतलब 80-85 बकरियाँ हैं, बच्चे आए हैं जी। अच्छा अच्छा। एरिया आपका कितना है टोटल? ये टोटल मेरे पास 2 एकड़ लैंड है। अच्छा अच्छा, ये टोटल 2 एकड़ लैंड है। 2 एकड़ में आपका ये फार्म एस्टेब्लिश हो गया, साथ में हरा चारा है और पीछे भी कुछ जगह है जी। अच्छा, ये फार्म वाला एरिया कितना है? मतलब ये अगर फार्म वाला एरिया आप इसका 2200 स्क्वायर फीट। 2200 स्क्वायर फीट। अच्छा अच्छा। तो एक बात बताइए सर, फार्मिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फेल भी हो रहे हैं। गॉट फार्मिंग में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल भी हैं, बहुत सारे लोग लाखों कमा रहे हैं और बहुत सारे लोग फेल भी हो रहे हैं। तो क्या इसका रीज़न क्या है और कैसे इसमें फार्मर सक्सेसफुल हो? कामयाबी के पीछे कुछ राज हैं और वो राज आदमी पता नहीं कर पाता है। और सबसे बड़ी समस्या है कि हम किसी चीज़ को जब शुरू करने जा रहे हैं तो हमको उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। कि जैसे हम कभी सफ़र करते हैं तो सफ़र की तैयारी करते हैं और सफ़र के उसी हिसाब से करते हैं। अगर 1 हफ्ते की तैयारी करने के सफ़र के लिए निकलते हैं तो उसकी तैयारी का अलग तरीका होता है, उसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं। और 1 महीने की तैयारी अगर बाहर निकलना होता है तो उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। एक बकरी पालन हमको लगता है कि इसको बहुत ही सूक्ष्म नज़र से देखा जाता है जो लोग इसको करते हैं, और इस वजह से एक बकरी ही तो है, उसको अंडर एस्टिमेट करके देखते हैं। बकरी है ठीक है, लेकिन ये जानवर बोलता नहीं है। आपको उसके बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को, उसकी एक्टिविटीज़ को आपको जानना पड़ेगा, और बिना जाने आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। इसी वजह से लोग फेल होते हैं। और वो सबसे बड़ी समस्या लोगों के हैं कि आज मोबाइल और CCTV से हम मैनेज कर लेंगे, लेबर मैनेज कर लेगा, हम सब फंड को पंप कर देंगे और फिर उसके बाद हम आराम से बैठेंगे और मोबाइल से हम सारा कुछ मैनेज करेंगे। अच्छा। फेलियर के बड़े कारणों में से एक ये है, लोगों के पास जानकारी का अभाव है और जानकारी के अभाव में ये लोग फेल हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। जानकारी के अभाव में लोग सोचते हैं कि मतलब अलग जगह से मैनेज करेंगे, फार्म में घुसना नहीं चाहते हैं। इसमें आपको समय देना होगा, और समय आप अगर नहीं देंगे तो देखिए, मैनेजर का काम मैनेजर करेगा, वर्कर का काम वर्कर करेगा। वर्कर का काम वर्कर से आप सोचे कि सारा वो मैनेजर का काम करे तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसा कि आपका फार्म का नाम है मालवा गोट फार्म, मालवा कहाँ से आया? ये मालवा हमारा ये पूरा क्षेत्र ही मालवा का है। अच्छा, ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे मालवा का पठार है, विंध्य का पठार है, इसी तरह से दक्कन का पठार है, तो उसी तरह से ये मालवा का पठार है।
अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ से नाम मालवा है। मालवा। आपके पास बकरियाँ कौन कौन सी ब्रीड की है? मेरे पास से शुरुआत में मैंने यहाँ की लोकल ब्रीड जो है मालवा, जी। मालवा यहाँ की लोकल ब्रीड है। अच्छा अच्छा, उस ब्रीड से ही मैंने शुरू किया और उसी पे काम कर रहा था, लेकिन अब उसमें क्या है, ग्रोथ की कमी है। जी। जो जिस रेट से ग्रोथ आना चाहिए उसमें कमी है। मतलब देसी यहाँ की जो बकरी है उसमें ग्रोथ की कमी है। तो इस वजह से हमने धीरे धीरे उस पे 3-4 ब्रीड के ऊपर काम करना शुरू किया। बीटल को भी रखा अपने पास, सोजद को भी रखा, अच्छा। और सिरोही को भी रखा। जी ठीक है। ये तीनों ब्रीड पे काम कर रहा हूँ। उसमें सोजद और बीटल के ऊपर अब फाइनली काम करने का ये हुआ है कि उसमें उनकी प्रोलिफिकेसी, उनका किडिंग रेट, उसके बाद उनका जो यहाँ पर ग्रोथ रेट है हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट में अच्छा मैंने पाया। अच्छा, मतलब सोजत और बीटल का सबसे बढ़िया। बीटल। अच्छा, आगे फ्यूचर मेरा ये है कि आगे जब एक्सपांशन करेंगे तो इसमें से मालवी को रिड्यूस करेंगे, रिप्लेस करेंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे सोजद और बीटल को। हमने कुछ सोजद ब्रीड की बकरियों को इंट्रोड्यूस भी किया है। अच्छा, वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन सर जैसा ऐसा भी तो आपने शुरू में ट्राई किया होगा कि जैसे ब्रीडर कहीं और का लाए और मालवी को क्रॉस ब्रीडिंग पे भी कराया, लेकिन उसमें उसका रिजल्ट जितना आना चाहिए उतना नहीं आता। अच्छा अच्छा, कभी तो उसका ब्रीडर का अगर रिजल्ट अगर आया तो अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन अगर वो मदर का अगर आ गया डिपेंड तो अगर 50% आपके पास ब्रीड तो है वो देसी जी, फादर और मदर दोनों के ही कॉम्बिनेशन से ही वो किड्स जन्म होता है। तो उसमें कभी अगर डोमिनेंट कैरेक्टर फादर का आ गया तो वो बच्चा तो बड़ा होता है या उसका ग्रोथ रेट बढ़िया होता है, लेकिन अगर डोमिनेंट कैरेक्टर मदर का आ गया तो उसमें वो बच्चा माँ के हिसाब से चलता है। तो जैसे मालवा जैसे देसी, जैसे हर जगह की कोई ना कोई देसी बकरी होती है, तो देसी में भी अगर अच्छे कद काटे की बकरी लेने पर भी उतना प्रॉफिट नहीं है जितना मतलब इसमें आ रहा है। जी, इसमें इसकी डिमांड, ये जो सोजद नस्ल है ये क्या है, ब्यूटी क्वीन ऑफ गोट्स कहा जाता है इसको, सोजद को। अच्छा, इसकी एक तो खूबसूरती इस वजह से है कि वो सफ़ेद है, और दूसरी खूबसूरती ये है कि इसकी डिमांड है बकरीद के ऊपर। तो इसके बच्चों की डिमांड, बकरे की डिमांड खूबसूरत होते हैं, सफ़ेद होते हैं, हर आदमी को भा जाता है। जो दूसरे जानवरों का रंग अगर होता है, बकरीद में अगर इसका सफ़ेद रंग है ईद पे, तो 2000-4000 रुपया कोई आदमी ज़्यादा देने में उसको बिल्कुल असहजता महसूस नहीं होती। और बीटल का क्या हिसाब किताब है? बीटल का परफॉर्मेंस यहाँ पर मैंने देखा कि अच्छा है। अच्छा, मतलब उसका वेट गेनिंग में वेट गेन में भी है, और दूसरा कि जो उसके बच्चे आ रहे हैं उसी तरह के परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने बताया था जहाँ से मैं लेके आया था। तो जैसे बीटल और सोजत पर जो अब आप काम कर रहे हैं, तो मतलब मदर भी बीटल है और फादर भी बीटल, मतलब शुद्ध नस्ल पे ही काम करना है। अच्छा, तो जैसे करना भी चाहिए आपको शुद्ध नस्ल पे ही, इसलिए कि आगे चल के ये हालात इस तरह के हो गए हैं कि अब शुद्ध नस्ल की बकरियां किसी भी ब्रीड में अगर देखा जाए तो ये कम बची हैं। बिल्कुल, क्योंकि बीटल का अगर देख लिया जाए तो पंजाब की नस्ल मानी जाती है। यहाँ पर कैसा सक्सेस रेट है तो हम आपसे जानेंगे, लेकिन आमतौर पे अभी आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाब की लगभग बीटल महाराष्ट्र वाले उठा के ले गए। अब वहाँ के जो अच्छे ब्रीड अच्छी बकरियाँ थी आज पंजाब में ढूंढना मुश्किल है, वहाँ पर आपको ढूंढ के खोजना होगा। सब जगह की वही हालत है, जो असली जगह पर जो है, जहाँ की वो उत्पत्ति थी उनकी, या जो ओरिजिन वाला प्लेस था, वहाँ पर जैसे आप बर्बरी को ही आप देख लीजिए कि बर्बरी ये इलाका जो है, ये मथुरा और इटावा और इस इलाके, कानपुर, ये उस इलाके की ये बकरी, वहाँ पर अगर आप रियल बर्बरी को अगर ढूंढने जाए तो बड़ा मुश्किल होता है लोगों को ढूंढना। बिल्कुल। ये तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान के पास अभी कुछ बकरियां हैं जो कि सुरक्षित अवस्था में हैं, इस वजह से कुछ लोगों को वो अलग अलग फ्लॉक वाइज बना के दे रहे हैं, मल्टीप्लायर फ्लॉक में, कि भाई इसको मल्टीप्लिकेट कीजिए आप लोग रियल ब्रीड को। और उनका एक बहुत मोटो है केंद्रीय बकरी अनुसंधान का कि वो आप लोग शुद्ध नस्ल पे ही काम करें, उसी में आपको ज़्यादा बेनिफिट है। बिल्कुल, क्योंकि ओरिजिनल ब्लड लाइन अगर रहेगी तभी वो लॉन्ग टर्म में फार्मर भी सस्टेन करेंगे। बिल्कुल। और वही जब डिमांड महाराष्ट्र से बढ़ा तो सारे ट्रेडर्स क्या किए कि बीटल उठा करके किसान से उठा के सब दे दिया। किसान भी उस समय समझ नहीं पाए, वो सोचा कि फिर तो बकरी आ जाएगी। अब वो ला रहे हैं तो उनके पास मैक्सिमम क्रॉस ब्रीड है, ओरिजिनल ब्लड लाइन आ ही नहीं पा रहा है, तो ये तो नुकसान हो रहा है ब्लड लाइन पे। आपको हम बीटल के बारे में ही अगर बताएं तो बीटल में हमारे बेंगलोर में कृष्णा जी हैं जो हमारे एसोसिएशन के एक बहुत माननीय सदस्य भी हैं, जो तो वो काम कर रहे हैं दूध के ऊपर बीटल पे। मुझे भी, हाँ, वो एक्सपोर्ट करते हैं सिंगापुर दूध को। अच्छा। बकरी की दूध को उनके पास तकरीबन 4 से 5, 2019 में ही जब हम लोग ट्रेनिंग में थे CIRG में, तो वो आए हुए थे वहाँ। और हम लोगों को वहाँ उनसे मिलने का मौका भी मिला, तो वहाँ पर हम लोगों को जो बताया गया था कि ये सिंगापुर दूध एक्सपोर्ट करते हैं, बकरी का दूध। अच्छा। 700 से 800 रुपये लीटर। तब तो काफ़ी अच्छा है।
मतलब वो पूरा उनके पास setup 5000 बकरियों का सेटअप है। 5000 बकरियां, बीटल बकरियों का। तो पूर्ण रूप से वो डेयरी पर काम कर डेयरी पे काम कर रहे हैं। मिल्क के बीटल तो देखिए दूध के लिए ही जाने, बकरियों का डेयरी सक्सेस है। देखिए वो सक्सेस है इस वजह से कि आज जब अब हम बकरी को अपनी सुविधा के अनुसार हीट में ला सकते हैं। अच्छा। डेयरी में ना कामयाब होने की एक बड़ी वजह थी कि ये बकरियों में साल भर दूध अवेलेबल नहीं था। अच्छा। लेकिन अब विज्ञान ने हम लोगों को ये सुविधा प्रदान की है कि आप अपनी बकरी को अपनी सुविधा के अनुसार हीट में ला सकते हैं। जी। केंद्रीय बकरी अनुसंधान ने ये एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि आप स्पॉन्ज टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बकरी को अपनी सुविधा के अनुसार हीट में ला सकते हैं और फिर आगे उसकी प्रोसेस है कि एआई के माध्यम से या नेचुरल मीटिंग से क्रॉस करा सकते हैं और उसका सक्सेस रेट भी अच्छा है। आप करवा रहे हैं अपने फार्म पे? हमने किया। आपको मतलब ब्रीडर, तो उसमें सीमन कैसा यूज करते हैं, ब्रीडर का या फिर हम दोनों, हमारे पास आपके पास अगर नेचुरल मीटिंग का माध्यम है, अगर आपके पास ब्रीडर है आप नेचुरल मीटिंग से करा दीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट आप उसमें फ्रेश सीमेन से भी करा सकते हैं और फ्रोजन सीमेन से भी करा सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज रिचड हैं तो आप एआई की टेक्नोलॉजी का आपके पास अगर ट्रेनिंग है तो आप डायरेक्ट सीमेन कलेक्ट कीजिए एक ही बकरे का, एक बकरे से 1 ml के एक सीमेन से आप उसको डाइल्यूट करके 40 सीमेन स्ट्रॉ तैयार कर सकते हैं और 40 बकरियों का यही कर सकते हैं। ये सब तो खैर टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा ये मोटिवेशन इससे मिलता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं। तो हम लोग जानना चाहेंगे आपने शुरुआत कैसे की थी और उसके बारे में भी थोड़ा जर्नी का आपको बताएं कि इतने बकरियों तक पहुँचे कैसे। देखिए शुरू में हमने भी 20 बकरियों से काम शुरू किया। 20 बकरियों से हमने साल भर उस पर काम किया और उनके सारे बिहेवियर, सारे एटीट्यूड, क्या सिम्टम्स शो करती है जब वो बीमार होती है तो, क्या सिम्टम्स शो करती है जब वो सही रहती है तो, कैसे बीमारी का पता करेंगे, ये सारी चीज़ें साल भर हम उन्हीं के बीच में रहे और उनसे हमने सीखा। 20 बकरियों से, उस समय मालवा रही, सिर्फ मालवा बकरी, उनसे कि वो बाड़े से सुबह निकालते टाइम हम देखे कि भले बकरी ठीक निकल रही है नहीं निकल रही। सर आपको रोकना चाहेंगे, जैसे अभी आप बीटल और क्या बोलते हैं सोजत पर काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे कोई नया शुरू करता है तो क्या उसको बड़े ब्रीड से काम करना चाहिए या देसी नस्ल पर शुरुआत करना चाहिए? शुरुआत में देखिए अपने यहाँ की लोकल नस्ल से ही काम करे आदमी, साल 6 महीना उसमें अपने आप को लगाए और उसके बाद सीख ले कि बकरी पालन में बकरी हमसे क्या चाहती है और हमको क्या देना है। उसके बाद फिर आप दुनिया की कोई भी नस्ल लाके आप अपने यहाँ सेट कर सकते हैं। मालवा से शुरुआत करके आप गलती नहीं किए। हमको वहाँ CIRG भी यही बात कहता है कि आप अपने यहाँ की लोकल नस्ल से शुरू कीजिए, वहाँ इसलिए कि वो वहाँ के एनवायरनमेंट में सेट है और एनवायरनमेंट में सेट है तो उसमें प्रॉब्लम्स बहुत कम आती हैं। बिल्कुल। लेकिन बाहर की नस्ल को जैसे लोग ले आते हैं और फिर वो वहाँ के एनवायरनमेंट में, यहाँ के एनवायरनमेंट में हम उसके बारे में पता नहीं है, इस वजह से परेशानी आती है। और हमको ऐसा लगता है, पता नहीं कहाँ तक सही है, लेकिन 90% बकरी फार्मर इसीलिए फेल है, शुरुआत तो बड़े दूसरे जगह के नस्ल को उठा के लाते हैं और मर जाती है और वो घाटे में चले जाते हैं। टेम्पटेशन है ये हमारा, है कि हमारी एक इच्छा शक्ति है कि भाई हमको बड़े लेवल पे काम करना है, बड़े जानवरों से करना है, लेकिन आप उसके बिहेवियर को, उसकी नेचर को आप अगर नहीं समझेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि ये जानवर बोलता नहीं है, ये तो सिर्फ जैसे आपने देखा कि कोई अगर जानवर बीमार है खड़ा हो जाएगा, झुंड से अपने आप को अलग कर लेगा, खाना नहीं खाएगा, मुंडी नीचे गिरा देगा, बाल खड़े कर देगा, पूंछ सटा देगा, ये सब कुछ सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स। ये आप जब तक बकरी के बीच में नहीं रहेंगे आपको नहीं पता चलेगा। एक बात बताइए, जैसे अपना फार्म का आपने कंस्ट्रक्शन किया है, इसका क्या मतलब ओवरव्यू है, कैसे मैप आपने तैयार किया, इसके बारे में बताएं। देखिए हम जब शुरू में ट्रेनिंग के लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान गए CIRG, तो ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको ब्रीड का सिलेक्शन कैसे करना है, लैंड का सिलेक्शन कैसा करना है, उसके बाद आपको शेड कंस्ट्रक्शन कैसा करना है, शेड कंस्ट्रक्शन में उसका ओरिएंटेशन कैसा हो, लंबाई किधर हो, चौड़ाई कितनी हो, और उसके बाद उसकी ऊंचाई कितनी हो, दीवार कितनी बनानी है, जाली कितनी लगानी है, शीट कितना ऊपर लगाना है, किस तरह से बनाना है, ये सारी चीज़ें आपके मन में एक नए बकरी पालक के पास होती हैं। वो सवाल भी करते हैं, हमारे पास भी फ़ोन बहुत आते हैं कि बोलो सर हम शेड कैसे बनाएं। हम बोलते हैं उनको कि सीधा कि आप एक बार कहीं भी किसी अच्छे जगह से जाके ट्रेनिंग कर लीजिए, आपको ये आपके जो जितने मन में सवाल है ना, ये सब सवालों का निदान आपकी एक ट्रेनिंग से मिल जाएगा। चलिए हम लोग घूम के थोड़ा आपका शेड भी देखना चाहेंगे अंदर से, किस वाले शेड में चले ज़्यादा बढ़िया रहेगा? किसी में भी आप चल सकते हैं, आइए इसमें आइए। अच्छा, ये हमारे किस तरीके के बकरियों को आपने रखा? ये सोजत बकरियां हैं हमारी। अच्छा, ये सोजत का सेक्शन है। सोजत का सेक्शन में 2 बकरियों को छोड़ के बाकी सब बकरियां सोजत की हैं ये। अच्छा, ठंड की वजह से आपने देख रहे हैं कि साइड में भी आपने पूरा ग्रीन नेट वगैरह लगा दिया। जी, और इनके ऊपर भी आप देखें ये जूट का बोरा, इनको हमने बिल्कुल उनके साइज का और उन्हीं के शेप से नाप के इसको बनवाया गया है। अच्छा, सबसे बढ़िया जूट है जूट गर्मी के लिए, गर्मी में।
तो जैसे ये आपने कंस्ट्रक्शन बाहर घूमने के लिए किया है, ये ओपन एरिया है। ओपन एरिया है। CIR जी ने हमको बताया जैसा कि जो भी आप बाड़ा बनाएंगे तो बाड़े के अंदर ये फुल्ली स्टॉल फीड पे है मेरा जानवर, बाहर जाता नहीं है ग्रेजिंग के लिए। बिल्कुल। तो जितना आप कंस्ट्रक्शन करते हैं अंदर का उसका डबल आपको ओपन एरिया रखना है इनको घूमने के लिए। अच्छा। और इसमें भी देख रहे एक खास चीज है, जैसे आमतौर पे लोगों का दो बाड़ा होता है, उसमें 2 पार्ट होता है, एक अंदर और एक बाहर। आप में 3 पार्ट है, एक बीच का एरिया जिसमें मतलब ना बाहर है ना अंदर है, मतलब अगर बाहर बारिश हो रहा है तो यहाँ भी आकर रुक सकता है, उस घर वाला से ये हम बताएंगे आपको कि हमने मजबूरी में किया। मजबूरी इन द सेंस कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान ये बताते हैं कि आपको बाड़ा 20 फीट चौड़ाई होनी चाहिए उसकी, और लंबाई आप कितना भी रख सकते हैं। ठीक है। और ये इस तरह से आपको आकार में बनाना है कि दोनों तरफ से झुकाव हो। 4 फीट की दीवार हो आपकी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर होगी। और जो चौड़ाई होगी 4 फीट ठीक है। और जो लंबाई होगी वो पूर्व से पश्चिम, चौड़ाई होगी उत्तर से दक्षिण। ठीक है। ये बना दिया। अब हमने कब ये बना दिया, ये हमने बाद में बनाया। अच्छा। कि जब हमको सर्दी में हमको कोई समस्या नहीं आई, गर्मी में भी कोई समस्या नहीं आई, बारिश में समस्या ये आई कि ये फीडर को भी अंदर करना है। बिल्कुल। और उसके बाद जानवर को भी अंदर करना है। बिल्कुल। अब थोड़े दिनों के बाद क्या, थोड़े समय के बाद जानवर वहीं खा रहा है, वहीं गिरा भी रहा है। बिल्कुल। उसके साथ चूहे भी आ रहे वही हैं, प्लस एक ही जानवर वहीं पर रह रहा है, तो वो पूरा एरिया गीला हो गया। अब रात में भी उसको वहीं रहना है। बिल्कुल। तो ये समस्या मेरे लिए बड़ी समस्या दिखी, तो हमने ये अपने लेवल पे इसको एक्सटेंड किया 12 फीट। जो ओपन एरिया में ये खुला था 40 फीट। अच्छा। हमने पूरा खुला था, यहाँ से आगे तक पूरा खुला था। इसको हमने 12 फीट एक्सटेंड किया। एक वही ना, एक काफी मुझे बढ़िया लगा है, क्योंकि ये बारिश में एक फार्मर क्या गए थे, तो वो मतलब काफी लो बजट में फार्म बनाए हुए थे, तो अपने जुगाड़ सिस्टम से एक तिरपाल टांगे हुए थे। तो हम पूछे इसका कारण क्या है, तो वही बताया कि जैसे बकरी अगर बारिश होगी तो अचानक भाग के अंदर चल जाएगी, तो अंदर भी गीला हो जाएगा, बाहर भी गीला है, तो ये कुछ एरिया हो जाएगा जो थोड़ा बहुत ये ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में यहाँ हम फीडर कर देते हैं, बारिश में भी हम यहाँ फीडर कर देते हैं। बारिश अगर होती है सारे जानवर हमारे इस एरिया में आ जाते हैं। अच्छा। उधर की तरफ बारिश हो जाती है। अच्छा। गीला होता नहीं। कच्चा रखा है या अंदर कच्चा ही है, बिल्कुल अंदर में कच्चा है। कच्चा। अच्छा। इसमें अभी साफ सफाई हो रही है। ये सेकंड अब मॉर्निंग में बाहर जब निकलते हैं तो सफाई होती है, और शाम अभी 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद सेकंड हाफ में अब अंदर हो, जब तक वो अभी एक बार बाहर जानवर निकल गया तो अब शाम में ही जानवर अंदर आता है। आपके फार्म में एक चीज हम देख रहे हैं, स्मेल काफी कम है, मतलब अगर अमोनिया का जो स्मेल है तो है ही नहीं। इसको कैसे मैनेज करता हूं मैं? हर 15 दिन पे हम क्या करते हैं, चूने का छिड़काव कराते हैं। अच्छा। इसके अंदर चूने का छिड़काव और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव जी। इस फार्म में क्योंकि आने पर ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ आदमी आराम से रह सकता है, आदमी रह सकता है तो बकरी आसानी से रह सकती है। देखिए हम इसी तरह से हम उसको जानवर समझ के ट्रीट नहीं करते हैं बकरी को। हम एक इंसान के लेवल में जिस तरह से इंसान, इसलिए हमको उससे प्रोडक्शन लेना है। अगर वो उसको हम कंफर्ट जोन में रखेंगे तभी उससे हमें ऑप्टिमम लेवल का प्रोडक्शन मिलेगा। बिल्कुल। तो जैसे इसका भी साफ सफाई अभी होना है। ये सफाई होगी अभी। तो इसका 20 फीट चौड़ाई है। ये 20 फीट चौड़ाई है। आप देखिए उधर भी चौड़ाई, ईंट की दीवार जो है वो 4 फीट है। अच्छा। ये इस वजह से बताया जाता है लॉजिकली कि कभी अगर कोल्ड वेव हो या हीट वेव हो, अगर आएगी भी हवा तो क्या है कि डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में जानवर के नहीं लगेगी, वो ऊपर के ऊपर निकल जाएगी और क्रॉस वेंटिलेशन बराबर हो जाएगा। ये 4 फीट की जाली लगी है, 4 फीट ये दीवार है। और पीछे ये अप्रेस्ड भी है। आप देखेंगे कि ये इस साइड से कि ये आप जहाँ खड़े हैं ये 5 फीट जमीन से ऊंचा है, जमीन के लेवल से। वो नीचे की जमीन आप देखिए, नीचे की जमीन से ये जमीन आपका बेस जो है ना, ये 5 फीट ऊपर है जमीन के लेवल से। बिल्कुल। और ऊपर में 4 फीट है। और बीच में लगभग कितना, सेंटर में 10 या 11 फीट? 11 फीट। अच्छा। तो जैसे ये कितना बाई कितना का आपका फार्म है? ये 60 बाई 60, ये 60 बाई 20 बाई 60। अच्छा। उधर भी 20 बाई 60। अच्छा। फिर हमने उसको एक्सटेंड किया कि जब हमारे पास ब्रीडिंग सेटअप था तो किड्स आने लगे, तो किड्स को कहाँ रखेंगे, तो उनके लिए एक रूम की आवश्यकता हुई। अच्छा। तो वो आपने किधर बनाया? वो एक रूम हमारा ये इधर किड्स का सेक्शन है, उसी में किड्स जो किड्स हैं उसी किड्स में सेक्शन एक अलग बनाया। बिल्कुल। चलिए अब उस वाले सेक्शन में वो चलेंगे। बकरियाँ काफ़ी बोल रही है, इनको दाना डालने वाला है वो। इस वजह से कितने टाइम दाना, जैसे सुबह में क्या खिलाते हैं, फिर शाम को क्या सिस्टम रहता है? हम सुबह इनको मॉर्निंग में जब ये 8 साढ़े 8 बजे बकरियां बाहर आती हैं, मौसम सर्दी का इस वजह से थोड़ा समय लगता है, ठंड से बाहर आएंगी, कहीं हो सकता है सर्दी का असर हो, तो सुबह हम इनको मसूर का भूसा डालते हैं, उसमें चोकर
चापड़ मिला के और चने की चूरी मिला के अच्छा अच्छा डाल दिया, ये उन्होंने खा लिया है। जी। अब 9:30-10 बजे हम क्या करते हैं, दोबारा इनको कंसनट्रेट फीड डालते हैं। अच्छा, कंसंट्रेट फीड में क्या क्या डालते हैं? कॉन्सेंट्रेट फीड में तो हम पूरा एक बैलेंस डाइट इनको देते हैं कि एक ड्राई गोट है अगर है तो 300 ग्राम दाना उनको उसमें प्रॉपर मिक्सचर के साथ। अच्छा 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 उसमें दाने में हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि एक बकरी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको दाना देते हैं अच्छा अच्छा कि अगर ड्राई गोट है तो उसको जो मेंटेनेंस राशन गोट जी। है तो जनरली हम उसको 300 ग्राम के करीब कंसनट्रेट फीड देते हैं। अच्छा अच्छा और अगर वो लैक्टेटिंग गोट है या फिर प्रेग्नेंट गोट है, एडवांस स्टेज में है, तो 500 ग्राम उसको हम दाना देते हैं, 400 से 500 ग्राम। अच्छा अच्छा उस दाने में हम मिलाते हैं, इस हिसाब से मिलाते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मल्टीविटामिन और एंजाइम्स, जी ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हम बना के देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि आपके फार्म में पूरा बाल्टी रखा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक हर फार्म में 2-2 है, इसका कारण क्या है? ये सफाई के हिसाब से हमने रखा, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन इसमें सफाई है कि जैसे बकरी को हमने अभी ताज़ा पानी डलवाया, अच्छा अच्छा हम अलग से साफ़ पानी हमेशा एकदम बिल्कुल फ्रेश वाटर ही इनको पिलवाते हैं। जब अगर कभी बाल्टी में खाली हुआ, हम मोटर चलवा के बोरिंग चलवाते हैं और उसको पानी को कलेक्ट कराते हैं और फिर सर्व कराते हैं। देखेंगे आपको बिल्कुल साफ़ पानी है, बिल्कुल साफ पानी है, मतलब पानी थोड़ा भी गंदा नहीं हो इसके कारण बाल्टी हर दिन में 2 बार धुलवाते हैं इसको, और उसके बाद फिर हम इसको 8 दिन में हम इसको पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से भी धुलवाते हैं। अच्छा अच्छा, बाल्टी को हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, इसमें आमतौर पे बच्चे हैं? ये इसी साल के बच्चे हैं, किड्स हैं, ये तकरीबन 2.5 महीने के। अच्छा, 2.5 महीने के बच्चे हैं ये पहले। अच्छा अच्छा, तो जैसे इसमें सभी बच्चों को साथ में रखते हैं? सब बच्चे अभी हैं जी, सब नस्ल के बच्चे हैं। ये ये मेल सेक्शन है मेरा पूरा, ये वाले इसमें मेल्स हैं। ये बकरीद के जानवर ही मेरे इसमें तैयार होते हैं। अच्छा, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं हाँ, तो एज वाइज ही एक तरह से सेक्शन है। ये पूरा मेल सेक्शन है, ये इधर का पूरा सेक्शन फीमेल सेक्शन। एक साइड में पूरा मेल, एक साइड में पूरा फीमेल। अच्छा अच्छा, ये तो काफी बढ़िया। अच्छा, एज के हिसाब से उधर में देख रहे हैं कि इनसे थोड़े से बड़े, इनसे थोड़े बड़े हैं वो बच्चे। अच्छा, बच्चे आपके फार्म पे बहुत ज्यादा है। ब्रीडिंग सेटअप में बच्चे ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जितने बकरियां दिख रही हैं उतने बच्चे भी दिख रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, एक किस एज के है? ये तकरीबन 5-8 महीने के बच्चे हैं, 7 से 8 महीने के बच्चे। इनका वेट क्या होगा लगभग? 8 महीने के होंगे, तकरीबन 28 से 30 किलो। 28 से 30 किलो। 27 वेट गेन का क्या आपके मतलब क्या रेशियो रहता है? हमारे यहाँ जो मालवी बकरियाँ, इनका वेट गेन 3 से 4 किलो है मंथली। अच्छा अच्छा, 3 से 4 किलो। और डिपेंड करता है कि वो अगर क्रॉस ब्रीड में मैंने जो देखा, तो क्रॉस ब्रीड में किसी का जो फादर के ऊपर अगर उसका जेनेटिक कैरेक्टर अगर डेवलप हो गया या डोमिनेंट हो गया, तो उसमें थोड़ा सा ग्रोथ ज़्यादा आता है, लेकिन 3 से 4 किलो ही इसमें आता है। अच्छा अच्छा। बाकी और दूसरी बकरियों में जैसे बीटल है, तो उसमें तकरीबन 4-4.5 से 5 किलो के करीब आता है। अच्छा, 5 किलो का इसमें भी बच्चे हैं? इसमें हाँ, ये अभी तकरीबन 1 महीने के सब बच्चे हैं। अच्छा, इसमें 1 महीने के बच्चे हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने सिर्फ इन बच्चों को देखने के बाद कि आप रियल में फार्मिंग यही कर रहे हैं जी। बिल्कुल, वही ना, किड्स हैं यहाँ पे, किड्स को देखने के लिए कि भाई रियल में जहाँ हम लोग गए वहाँ जानवर तो दिखे, लेकिन बच्चे नहीं दिखे। अगर बच्चे नहीं दिख रहे हैं तो सिंपल बात है कि ब्रीडिंग सेटअप है नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी काफी सारे बच्चे, इसमें कितने बच्चे होंगे लगभग? तकरीबन इसमें 65 बच्चे हैं। 65 बच्चे इस बार के आए हुए हैं? इस बार के। अच्छा। और वो भी बच्चे हैं तकरीबन। अच्छा, तो जैसे अभी आपके पास इतने बच्चे हैं, तो जैसे बच्चों को आप बढ़ा करके खुद फार्म पे अभी मतलब एक्सपेंशन का प्लान है या फिर सेल करने का प्लान? सेल भी करते हैं, और इसी में से हम जो आउटस्टैंडिंग जिनका परफॉर्मेंस होता है उनको हम अपने पास रखते हैं एक्सपांशन के लिए। अच्छा, तो जैसे आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? मतलब फार्म को और बढ़ाना है या फिर इतना ही रखना है मदर गॉट और सेल करते हैं? फार्म को बढ़ाना है, बढ़ाने के साथ साथ हमारे और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में ये है कि हमको एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम हमने शुरू कर रखा है कि हम ट्रेनिंग भी देते हैं। हम केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से हमको टेक्निकली सपोर्ट भी मिलता है। अच्छा। और हम पिछले 5-7 साल के अनुभव, साथ में और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग, एक्सपीरियंस लोग जुड़े हुए हैं। एक आपने एसोसिएशन बनाया है, उसका क्या मतलब? हम लोगों का एक एसोसिएशन है, गोट एंड शीप फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन। ये राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है, समझिए, कि जिसमें हम बकरी से संबंधित हर वो काम कर रहे हैं जिसमें एक आम बकरी पालक
को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। इसका कोई एग्जांपल बताइए। एक एग्जांपल जैसे हम ये बताएं कि जैसे अब ट्रेनिंग की सुविधा जी। है, तो हमारे यहाँ पर जैसे कि एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है, भारत सरकार की ये संस्था है जी, ठीक है। ये हमारे एसोसिएशन के माध्यम से हमारे यहाँ पर जो अच्छे फार्मर्स जी। हैं, जो वेल ट्रेंड हैं, जी। जो ट्रेनिंग देने में सक्षम हैं, तो ऐसे फार्मर्स को वहाँ पर इस एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करा रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से क्या होगा कि अब भारत सरकार क्या है कि हमारे माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से जो ट्रेंड लोग हैं, जो रियल में फार्मिंग कर रहे हैं, उनके पास वो ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। सरकार की जो भी पॉलिसीज आएंगी अगर गोट सेक्टर से है, तो वो इन ट्रेनिंग सेंटर्स के माध्यम से ही उनको क्या होगा, प्रशिक्षण प्राप्त दिलाया जाएगा। बिल्कुल। और ये प्राथमिकता भी इनको दी जाएगी। जी, मतलब जो आप लोग के माध्यम से जो किसान जुड़े रहेंगे उन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी। वो प्राथमिकता भी होगी, प्लस दूसरा कि अगर वो वहाँ से ट्रेनिंग अगर लेते हैं तो वो भारत सरकार की किसी भी संस्था में अगर इस सर्टिफिकेट को ले जाके देते हैं तो वो एक तरह से बहुत ही वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो काफ़ी बढ़िया है। अच्छा, ये वाला जो आप फार्म बनाए हुए हैं, ये कब ने बनाया था? दोनों साथ में बनाया था? सब एक साथ ही बनाया था, वन गो में ही बनाया था 2020 में। 2020 में। तो आपको टोटल कॉस्टिंग क्या आई थी फार्म बनाने में? देखिए उस टाइम तो काफ़ी, और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि हमने इसको शुरू में, हमको केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ने बताया था कि आप फार्म पे जब भी शेड बनाएं तो शुरुआती गो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। धीरे धीरे आप उसको एक्सपांड कीजिए और एक्सपांशन का अपना एक तरीका रखिए। जी, ठीक है। हमने देखिए बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया है जो कि हमने सेकंड हैंड लिया। अच्छा अच्छा, सेकंड हैंड में? सेकंड हैंड मतलब हमने वो इसमें से लिया, कबाड़ी के अंदर से लिया। बिल्कुल। जैसे ये लोहे पाइप के लिए जो बोरवेल के पाइप 2 इंच के निकलते हैं, ठीक है। उनको हमने बल्क में खरीदा। अच्छा अच्छा। हमने यहाँ पूरे बाउंड्री वाल में हमने उसको लगाया। बिल्कुल। ये हमको 50% कॉस्ट रिड्यूस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखते हुए हमने हर काम को किया है। फिर भी एक ओवरव्यू अगर आपको आइडिया हो तो कितना में बन गया था? उस टाइम जो आज से 4 साल 5 साल पहले जो रेट्स थे शीट के, काफ़ी अभी तो ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट या इंक्रीमेंट हो गया है उसके अंदर। तकरीबन इसके अंदर 15 से 20 लाख रुपए टोटल लगे। अच्छा, 15 से 20 लाख रुपए शेड को बनाने में। अच्छा, दोनों शेड सब कंप्लीट करने में। अच्छा, तो उस वक्त जैसे 20 बकरी से उसी वक्त शुरू किए थे? हम 20 बकरी से ही शुरू किए थे, लेकिन मुझे मालूम था कि 20 बकरी अगर लाए, हम मैच्योर गोट लेके आए थे, तो 20 बकरी 5 महीने के बाद कुछ उसमें से गाभिन भी बकरियां थी, तो बकरियां बच्चे देंगी तो बच्चों के लिए अलग से जगह चाहिए। फिर उसके बाद फिर और सेटअप हमने पूरा एक रेडी किया था। एक में कितने पार्ट हैं? एक इसमें 5 पार्ट इसमें भी हैं, इसमें 6 पार्ट हैं। अच्छा, इसमें 6 पार्ट। ये किड्स का ये अलग सेक्शन, एक अलग हमने किड के लिए एक रूम, ये रूम इसी के जस्ट अपोजिट में है। ये रूम है किड्स के लिए। आपका दाना ये भूसे का रूम है ये। अच्छा अच्छा। ये कितने बाई कितने का रूम आपने ये बनाया? 20 बाई 20 है और ये ऊपर में भी 18 है। अच्छा, देखा जाए तो मतलब तीनों तरफ 20 है जी। अच्छा, 18 ऊपर में हो गया, 20 बाई 20। तो इसमें कितना भूसा स्टॉक किया है? तकरीबन 400 कुंटल। गेहूं का भूसा आपने रखा है? नहीं, ये मसूर का है। मसूर का भूसा है। अच्छा अच्छा। सालों भर आप मसूर का भूसा साल भर मसूर का खिलाते हैं। छोटे बच्चों को हम लौंग की पत्ती खिलाते हैं। लौंग की पत्ती? ये राजस्थानी पत्ती आती है वो। अच्छा, तो यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है? अवेलेबल है हर जगह। अच्छा, मतलब वहाँ से मंगवाते हैं? तो जैसे वहाँ से खरीद के मंगवाने में महंगा नहीं? महंगा भी पड़ता है, तो अभी हम साल भर के लिए स्टॉक मंगा रहे हैं। अच्छा, कि जितना हमको रिक्वायर्ड होता है जो किड्स के लिए। बच्चों को खिलाने का कारण? बच्चों को वो बच्चों के लिए एक तो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, दूसरा खाने में वो चाव से खाते हैं, अच्छा लगता है, दूसरा उससे ग्रोथ रेट उनका बढ़िया आता है। ऐसा तो नहीं जैसे वो खाते खाते उनकी आदी हो जाए फिर दूसरे नहीं तो नहीं, वो आ जाएगा ना। हम तो उसका देखिए, इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि जब एक बकरी बच्चा देती है तो उसकी बकरी के बच्चे के अंदर 3 ही पेट होते हैं। ठीक है। एक मैच्योर गोट के अंदर 4 पेट होते हैं। मतलब जो पार्ट्स होते हैं वो 4 होते हैं। वो एक बार जब बकरी बच्चा जब देती है तो उसके 3 ही पेट रहते हैं। चौथा पेट डेवलप होता है जब हम उसको कुछ खाना, जब 15 दिन के बाद वो धीरे धीरे मुंह ऐसे चक्करने लगता है। इसीलिए आपने उसमें फीडर रख रखा है? इसीलिए फीडर रख रखा है। उसमें अभी पत्ती भी डलवाते हैं। 1 महीने के अभी नहीं हुए ये। अच्छा। अभी 1 महीने से कम के ही हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इसमें देखिए वो लौंग की पत्ती डालते हैं। लौंग की पत्ती, पानी भी थोड़ा थोड़ा इनको। ये क्या, जब खाते हैं ना तो वो चौथे पेट का, जिसको रूमेन कहा जाता है, जो एक स्टोर की तरह काम कर रखते हैं, वो कि रख लेते हैं और फिर जुगाली करते हैं उसी पेट से निकाल के, फिर वो उनके परमानेंट पेट में जाता है। अच्छा, मतलब 15 दिन पे आप ये पूरा लगाते हैं पानी? हाँ, 15 दिन के बाद इनको पानी और ये फीडर हमने बनवा के इसके अंदर अलग से उनके छोटे साइज का, हाइट का, कि उनको खाने में समस्या नहीं आए। अच्छा, देख सकते हैं ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है सभी बकरियों का, बच्चों का। अच्छा, अब इनकी फर कोट से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल। किसी भी बकरी के अंदर फर कोट का, जो मेरे बच्चे हैं उनका फर कोट बिल्कुल शाइनिंग
वाला अच्छा, मतलब देखा जाए तो आप शुरुआत में कितना बताया था, कितना आपने लगाया था फार्म में बनवाने में? तकरीबन 15 से 20 15 लाख से 20 रुपया। लाख रुपया। अभी देखा जाए, अगर देखिए कोई भी व्यवसाय करता है तो इनकम के लिए, इनकम के दृष्टिकोण से अभी आप इस फार्म से कितना कमा ले रहे हैं? देखिए हम तो अब मेरे पास तो जानवर 200 हैं जानवर, जी। और बच्चों को अगर मिला जाए तो ये 70-75 बच्चे 85 बच्चे हैं ये। जी। अगर इनको सबको खर्चा अगर काट के 2-3 वर्कर हैं मेरे पास, इन सबको खर्चा काट के 8 से 10 लाख रुपया मैं अर्न करता हूँ। मंथली? नहीं, सालाना। अच्छा। सालाना मैं अर्न करता हूँ। लेकिन मेरी अर्निंग इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ जो ऑर्गेनिक, इसलिए कि हम इनको जानवर को मालूम है कि क्या हम खिलाते हैं, हमको मालूम है। जी। हम इनको ऑर्गेनिक फीड ही देते हैं। इनऑर्गेनिक फीड कुछ भी ये खाते नहीं है, बाहर का हम लाते नहीं है, रेडीमेड कुछ भी नहीं खिलाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका जो ऑर्गेनिक दूध है वो अपने घर ले जाता हूँ जी। अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल। दूसरा, उसके बाद इनकी मेंगनी से जी। हम ऑर्गेनिक खाद नेचुरली डिकम्पोज करके बनाते हैं। अच्छा अच्छा। और उस खाद को हम इस्तेमाल करते हैं अपने यहाँ वेजिटेबल, मतलब इसका कुछ बाई प्रोडक्ट भी आपको मिल जाता है? बिल्कुल मिलता है। और ये हमारी असली कामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल। कि इसलिए कि आज की तारीख में बाजार से दूध अगर आप पी रहे हैं तो उसमें आप ये इंश्योर ही नहीं कर सकते कि ये रियल असली दूध है। अच्छा, इसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फ्री है। बिल्कुल आप नहीं इंश्योर कर सकते। इसलिए कि हमारे यहाँ पर एथिक्स में इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया जाता है जिस तरह से यूरोप में किया जाता है। कि जो विड्रॉल पीरियड है, उस विड्रॉल पीरियड में यूरोप में दूध को नाली में बहाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरह का एथिक्स अभी नहीं फॉलो किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब देखा जाए तो बकरी पालन एक अच्छा व्यवसाय कमाने की दृष्टि से भी है। बिल्कुल है।